D.K. Basu versus State of West Bengal. It was a landmark judgment which is 100% valid today. In fact, we can say it was a future-oriented judgment. What was the issue and what it is all about, ये हम जानेंगे इस वीडियो में. I am DK and I welcome you to Loshfine. But before that, allow me to explain what is Article 21 of the Constitution of India. ये इससे relevant है, related है, इसलिए we are talking about 21. That is Article 21 guarantees life and personal liberty. ये life and personal liberty जो term है ये बहुत ही wide है, बहुत वास्ट है, बट इसी में ही आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी. तो रिलेटेड टू डीके बासु वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू लिव विद डिग्निटी. अब ये राइट टू लिव विद डिग्निटी ये सबका होता है, इंक्लूडिंग अंडर ट्रायल्स, प्रिजनर्स, कोई भेदभाव नहीं है. बट देयर मे बी इंस्टेंसेस व्हेन दिस राइट इज ब्रेजेंटली वायलेटेड. बहुत सारे ऐसी बार होता है जब आपका ये राइट वायलेट करा जाता है. फॉर एग्जांपल कस्टोडियल डेथ्स. यस, द डीके बासु इज बेस्ड ऑन कस्टोडियल डेथ्स बट द इम्पैक्ट इज वेरी वाइड. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हो गया था कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. लेट्स टॉक अबाउट दिस. Back then, Mr. D.K. Basu was the head of Legal Aid Services West Bengal, and when he saw some reporting related to custodial deaths, he decided to write a letter addressing Supreme Court of India with a prayer to consider that letter as a petition. उन्होंने देखा अखबार में कि बहुत सारी killings हैं, बहुत सारी custodial deaths हो रही हैं, reportings हो रही हैं. तो he was a president of Legal Aid Services West Bengal. He decided to write a letter, and अब इस तरीके से ये आ तो गया, but what are the final observations of the court? ये एक बार देख लेते हैं because that is important. एंड ये ही वास्ट इम्पैक्ट है, अभी तक 100% ट्रू एंड वैलिड है. लेट्स सी. कोर्ट ने सबसे पहले तो ये माना दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू ईच एंड एवरीबॉडी, दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी. मतलब कि हर एक व्यक्ति को गौरव से जीने का अधिकार है. इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज नेशनली एंड इंटरनेशनली ऑलरेडी हैं जो कि इसकी अनुमति नहीं देता. दैट इज कस्टोडियल डेथ्स, अब्यूज ऑफ पावर, मारपीट. स्टिल इट इज वाइड स्प्रेड, बहुत फैला हुआ है अभी भी. और इस सारी ऑब्जर्वेशन में इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने माना है कि ऐसा अब्यूज ऑफ पावर की घटनाएं होती हैं, रिकॉग्नाइज कर लिया है. नाउ कम्स द रेमेडी पार्ट कि अब उन्होंने मान लिया है तो अब रिलीफ क्या है, अब इसको कम करने के लिए क्या कोर्ट ने कदम उठाए, इसके ऊपर चले जाते हैं. एंड दैट इज वेयर द गोल्डन गाइडलाइंस कम इनटू प्ले. देख लेते हैं. सबसे पहली जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि अरेस्ट करते टाइम या उस प्रोसेस जो पुलिस पर्सनल है वो अपना मार्क, नाम, डेजिग्नेशन ये कम्प्लीटली उसको बियर करके रखना है, उसको दिखाना है, उसको छुपाना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को बताना है सबको. और उसको एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उस रजिस्टर में नाम भी लिखा जाएगा कि इस पुलिस ऑफिसर ने इस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया. सबसे पहली गाइडलाइन में यही है कि जो भी पुलिस पर्सनल अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करते टाइम उसके जो ड्रेस पे है नाम, डेजिग्नेशन वगैरह सब होना चाहिए विजिबल एंड एक्यूरेट. जो दूसरी गाइडलाइन है वो ये है कि अरेस्ट करते टाइम एक मेमो बने, मेमो ऑफ अरेस्ट. उस मेमो में क्या होता है, डिटेल्स होता है, अरेस्ट होने वाले का नाम, डेट, पता, टाइम. अरेस्ट मेमो बनेगा और उसके साथ साथ जो अरेस्ट मेमो है वो एक विटनेस के द्वारा साइन होगा. वो विटनेस जो बंदा अरेस्ट हो रहा है उसकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है या वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन भी हो सकता है. उसका साइन चाहिए, मतलब उसकी प्रेजेंस में अरेस्ट होना चाहिए. और वो मेमो जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो भी साइन करेगा. ये दूसरी गाइडलाइन थी. इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट बिल्कुल मेमो में साफ साफ लिखी होगी. तीसरी गाइडलाइन है कि अरेस्ट हो गया, उसके किसी रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड, वेल विशर को पता होना चाहिए कि दैट पर्सन इज अरेस्टेड. उसकी अरेस्ट के बारे में किसी वेल विशर को पता होना ही होना चाहिए. ये तीसरी गाइडलाइन है. अगर उसका वेल विशर कहीं बाहर रहता है, दूर रहता है, दूसरी सिटी में रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो जो उधर की लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई पुलिस स्टेशन है उस एरिया का, उसके थ्रू उस वेल विशर तक ये न्यूज पहुंचाई जाएगी अबाउट द अरेस्ट, टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड कहां पे वो कस्टडी में रखा गया है. तो ये सब न्यूज वेल विशर्स को पता होना ही होना चाहिए. उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन और है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको भी ये बताना है दैट ही इज हैविंग राइट टू नो दैट दिस राइट हैज बीन प्रोवाइडेड. कि आपकी अरेस्ट के बारे में किसी एक वेल विशर को या आपकी डिटेंशन के बारे में जहाँ पे आपको डिटेन किया गया है उसके बारे में आप वेल विशर को बताना आपके पड़ेगा ही पड़ेगा. ये राइट है उसका.
फिर उसके बाद में जो अरेस्ट हो गया है उस अरेस्ट के बारे में एक डायरी मेंटेन करते हैं पुलिस ऑफिसर्स। उस अरेस्ट के बारे में उस डेली डायरी में नोट डाउन होना चाहिए, जनरल डायरी या डेली डायरी। उसमें आपको नोट डाउन करना ही करना है कि भाई ये मैंने इस टाइम पे अरेस्ट किया है। उस पर्सन का नाम भी लिखना है जो वेल विशर को हमने इन्फॉर्म किया है कि इस पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो कि आपका वेल विशर है। तो उस वेल विशर का नाम भी लिखना है जिसको हमने इन्फॉर्म किया है अबाउट द अरेस्ट। उस पुलिस ऑफिसर का नाम भी लिखना है जिसने अरेस्ट किया है, और जिसके पास कस्टडी है उसके बारे में भी लिखना है। मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद में उसके पास कोई उसकी बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है, ये सब भी इंस्पेक्शन होगी। कोई मेजर इंजरी हो, माइनर इंजरी हो, ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए हर 48 घंटे ड्यूरिंग द डिटेंशन। हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है। और जो डॉक्टर होगा वो कौन होगा? डॉक्टर अप्रूव्ड होगा बाय डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड डॉक्टर होगा। अब जो अरेस्ट हुआ है इंक्लूडिंग मेमो अरेस्ट, सारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, ये सारे के सारे जो इलाका मजिस्ट्रेट है, मतलब जो लोकल मजिस्ट्रेट है, उसको ये सेंड करेंगे तुरंत प्रभाव से। जिसको अरेस्ट किया गया है उसको लॉयर की प्रेजेंस में इंटरोगेशन हो, उसको परमिट किया जाए। अगर वो लॉयर डिमांड कर रहा है, बात करना चाहता है, तो ये परमिट किया जाए उसको बात करने के लिए। एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बने हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड हो, बताई जाए, दिखाई जाए। और अगर ये गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं करता तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो। साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है इफ दीज गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है कि ऐसी कोई घटनाएं अगर होती हैं दैट अब्यूज ऑफ पावर हैड हैपेंड, तो मॉनेटरी टर्म्स में भी कॉम्पनसेशन एप रिलीफ है, उसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करा जा सकता है ऐसी घटनाओं में। देयरफॉर दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज 100% वैलिड इवन टुडे। उसके बाद बात आती है कि ये जो जजमेंट है, गाइडलाइंस हैं, उसके बाद और अभी तक की जो जर्नी है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो आंसर इज कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत सारी अवेयरनेस भी है, काफ़ी लोगों को अपने लीगल राइट्स को लेके अवेयरनेस भी है। लेकिन वी हैव ए लॉन्ग वे अहेड, काफ़ी लंबा सफ़र और है, काफ़ी चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं। बट डेफिनेटली दिस जजमेंट हैड इम्पैक्टेड द सोसाइटी इन ए पॉजिटिव वे। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।